आज अपन फिजिक्स के अंदर चैप्टर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं। कल अपन ने पढ़ा था कि द्विध्रुव अघूर्ण क्या होता है। द्विध्रुव क्या होता है? अघूर्ण क्या होता है कि जब भी मान लीजिए कोई दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो जो बनने वाला निकाय होगा वो क्या कहलाएगा? द्विध्रुव अघूर्ण कहलाएगा। अब रही बात उसके अगले टॉपिक आया था द्विध्रुव अघूर्ण, उसका पहले विद्युत द्विध्रुव था, उसके बाद में था विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण और इसको अपन ने लिखा था P से और वो कितना आया था अपने पास Q × 2L। इसके क्या बताया था मैंने? किसी एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कहते हैं। इसको P से लिखते हैं और इसको सदिश से बताया, सदिश राशि होती है और इसकी दिशा क्या होती है? सदिश राशि -q से लेके +q तक होती है। ठीक है, अगर इसकी मात्रक देखें तो मात्रक कितना कूलम × मीटर होता है। ठीक है, इस तरह से अपन ने किया था। अब इसी के रिलेटेड टॉपिक है और वो टॉपिक क्या है वो देखिए आप। जो नया टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। अब ये टॉपिक है मेरे पास। अब विद्युत द्विध्रुव के कारण कितना आएगा, विद्युत क्षेत्र कितना आएगा कितना नहीं होगा, इसके अंदर दो है। पहला ये है कि जब भी मान लीजिए जिस बिंदु पर अपने को निकालना होता है वो बिंदु कहां स्थित है, जब बिंदु क्या हो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति पर हो। अक्षीय स्थिति पर कैसे होगा? अब देखिए, इसको ध्यान से देखना। आपके पास यहां पे एक विद्युत द्विध्रुव है -q और एक +q और बीच की दूरी है वो दे रखी है आपको 2n, तो इसका मध्य बिंदु दे रखा आपको O। ये जो होती है ना ये वाली, इसको मान लीजिए आपने A और यहां पे ले लिया B, तो इस AB की दिशा में जो होता है उसको अक्षीय रेखा बोलते हैं और इसके लंबवत होता है उसको निरक्षीय बोलते हैं। तो यहाँ इस O से इस अक्षीय स्थिति पर मान लीजिए पॉइंट P है और जो कि इस O से r दूरी पर है। अब r दूरी पर स्थित है तो कितना होगा कितना नहीं होगा वो चेक करते हैं। अब ये r दूरी पर है तो अगर B से लेके अगर P की दूरी चाहिए तो कितना होगा? B से लेके इससे कितना होगा? ये आपके पास टोटल r और ये आपके पास 12, तो ये l हो जाएगी और ये भी कितनी हो जाएगी? l हो जाएगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो मेरे को अगर B से लेके यहां तक की दूरी चाहिए, ये टोटल r ये l, इसमें से घटाऊंगा तो r माइनस क्या बचेगा? l बचेगा। अगर मेरे को इस A से दूरी चाहिए तो A से दूरी निकालने के लिए ये टोटल r यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक l है, तो अपने पास जो दूरी होगी वो r + l हो जाएगी। अब ये हो गई अपने पास दूरी। अब देखिए तो यहां पे लिखना क्या है? माना कि आपके पास AB एक द्विध्रुव है जिसके अक्षीय स्थिति पर यहां पे इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P स्थित है, जिस पर अपने को क्या करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मैं यहां पे +q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र निकालने वाला हूं। अब विद्युत क्षेत्र निकालने वाला देखिए यहाँ पे वो ले लिया मैंने, कितना ले लिया? E1। तो फॉर्मूला क्या होता है? KQ/r² होता है। तो यहाँ ले लिया K, Q बड़ा है अपने पास अपॉन r²। r का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ से दूरी कितनी दे रखी है ये, तो ये हो जाएगा r - l का होल स्क्वायर। अच्छा, प्लस के कारण किधर की ओर होता है? बाहर की ओर होता है। तो ये हो गया OP के अनुदिश। ठीक है, अब ले लेते हैं -q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, वो होता है अपने पास E2 का मान कितना हो जाएगा? KQ/r+, देखो -q ये है, इसकी दूरी r + l है, r + l का होल स्क्वायर और इसकी जो दिशा होती है वो किधर होगी? अब देखिए ये माइनस के कारण अंदर की ओर होती है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? PO के अनुदिश हो जाएगा।
मतलब पी ओ का मतलब पी ओ इधर की ओर हो जाएगा। ये आ गई E2 की वैल्यू। अगर मेरे को P पर कुल विद्युत क्षेत्र चाहिए तो कितना होगा? अब देखिए, देखो दिशा अलग अलग है तो एक को माइनस करना पड़ेगा। एक को माइनस किससे करूंगा मैं? E1 माइनस E2 करूं या E2 माइनस E1 करूं? अब देखिए के क्यू दोनों के लिए समान है। R माइनस एल ज्यादा होता है कि R प्लस एल ज्यादा होता है? R प्लस एल ज्यादा होता है। R प्लस एल ज्यादा हो गया उस कंडीशन में E2 की वैल्यू कम हो जाएगी और E1 की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो अपने पास E की वैल्यू क्या होगी? E1 माइनस का E2। तो E बराबर E1 कितना ले रखा है? KQ अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा KQ अपॉन में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ पे E की वैल्यू E इक्वल्स टू क्या कॉमन आ रहा है? वहां से मेरे पास KQ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे कितना मिल गया? 1 अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर और 1 अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन? एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कितना आया भाई? यहाँ आया R माइनस एल का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये बच जाएगा। तो R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए KQ, और इस कंडीशन पे देखेंगे तो इसका होल स्क्वायर खोल दो और प्लस का 2LR माइनस R स्क्वायर, इसका खोलोगे तो प्लस का L स्क्वायर माइनस का 2LR मिलेगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस प्लस अपॉन में A माइनस बी, A प्लस बी है तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ से काटा पीटी हो रही है, देखिए यहाँ पे भी माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस है। तो ये L स्क्वायर R स्क्वायर ये कट जाएगा। तो अपने पास E की वैल्यू कितनी मिली? KQ 2LR और 2LR, तो ये हो जाएगी 4LR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये चीज मिल गई। अब देखिए एक कंडीशन ये होती है, ये जो बीच की दूरी है वो अल्फ बताइए तो मतलब L का मान बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि यदि ऐसा हो जाए R का मान ग्रेटर देन किससे हो जाए? L से हो जाए, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है वो लगभग किसके इक्वल हो जाएगा? R स्क्वायर के हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या मिला अपने को? E बराबर में ये KQ पड़ा है और ये है 4LR अपॉन नीचे R स्क्वायर है ना, इसको क्या कर दिया? R स्क्वायर के इक्वल मान लिया। तो ये R स्क्वायर ऊपर स्क्वायर है तो ये R की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहां से एक कटेगा, ये 4L अपॉन में R क्यूब बचेगा। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैंने 4 को टुकड़ा कर दिया, एक 2 लिख दिया और एक लिख दिया मैंने Q इंटू 2L। तो 2 2 4 Q पड़ा है अपॉन में कितना? R क्यूब। अब देखिए एक द्विध्रुव अगुण P बराबर कितना बताया था? Q इंटू 2L बताया था, तो ये मिल गया। तो जैसे मैं लूंगा तो ये हो जाएगा 2KP बटा में R क्यूब। ये अपने को क्या मिल गया? विद्युत क्षेत्र मिल गया। किसके कारण? x की स्थिति के कारण। तो मैं इसको x लिख रहा हूं। अब देखिए अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखूं तो आपके पास क्या हो जाएगा? E वेक्टर इक्वल्स टू 2KP वेक्टर अपॉन में कितना? R क्यूब। अब इससे क्या पता चला कि यहाँ पे E और R के बीच में अगर ग्राफ खींचे तो अपने को क्या मिलेगा? जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी E का मान घटता जाएगा। तो यहाँ पे इस टाइप से आएगा, E है वो क्या हो जाएगा? विक्रमानुपाती R क्यूब हो जाएगा। तो ये हो गई किसके कारण? ये होगी x की स्थिति के कारण। ठीक है, देखिए नया टॉपिक है अपने पास, विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र। अब ये कितना आता है? अपने x की स्थिति पर देख लिया। अब निरक्ष स्थिति में आपको क्या बताया? यहाँ पे मान लीजिए आपके पास A और B बिंदु पर एक पर माइनस Q एक पर प्लस Q है। ये द्विध्रुव हो गया और इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी ले ली अपन ने? 2L। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु है। यहाँ पे ये भी L दूरी पर और ये भी अपने पास L दूरी पर है। देखिए यहाँ पे इसका मध्य बिंदु O होगा, इसके निरक्ष स्थिति मतलब लंबवत पर अपने पास ये लंबवत है और यहाँ पे पॉइंट P स्थित है।
जो कि इससे कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। इस P पर अपने को क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो यहाँ पे इस प्लस Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी, वो आएगी अपने पास यहाँ पे आएगी E1, कितनी E1, और इस माइनस के कारण आएगी, वो आएगी E2। अब इसकी दिशा प्लस के कारण तो बाहर की ओर हो गई, माइनस के कारण किधर होगी, अंदर की ओर। अब ये अपने पास R है और ये अपने पास L, तो ये कितना हो जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ये कर्ण हो गया। यहाँ पे भी सेम कंडीशन मिलेगी, R² प्लस L² का क्या हो गया, रूट हो गया। अब ये पॉइंट P स्थित है। अब देखिए कहानी ये है कि ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों, क्योंकि इसके सामने भुजा बराबर होती है। अब यहाँ पे क्या है, एक कुछ सीध में नहीं, अलग अलग है, तो कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, अपने को घटकों में विभाजित करना पड़ेगा। अब ये थीटा तो कौन सा हो जाएगा, ये भी थीटा होगा, एक फॉर्म, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, क्यों होगा, क्योंकि संगत फॉर्म। अगर ये E1 है तो यहाँ से मिलेगा E1 cos थीटा, इसका क्षैतिज घटक, और ऊर्ध्वाधर घटक मिलेगा, वो मिलेगा E1 sin थीटा। अगर ये E2 है तो इसके साथ वाला घटक होगा, वो क्षैतिज घटक मिलेगा E2 cos थीटा, और इसके लंबवत घटक होगा, वो मिलेगा अपने को E2 sin थीटा, इस दिशा में। तो कहानी कुछ इस तरह है, वो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा एक ही दिशा में, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे की अपोजिट दिशा के अंदर है, विपरीत दिशा में। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, इस प्लस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, वो कितना लिया अपन ने, E1 लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा, E1 आएगा। E1 की बात करते हैं तो कितना मिल रहा है, देखो E1, ये E1 का कितना मान होता है, KQ अपॉन R², और R² का मतलब ये हो गया, इसकी दूरी ये होगी P से, तो ये हो जाएगा R² प्लस L² का रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, जो कि मिलेगा KQ अपॉन R² प्लस L², और ये समीकरण नंबर 1। तो माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, वो कितना मिलेगा, E2 मिलेगा, ये हो जाएगा KQ अपॉन R² प्लस L²। क्यों होगा R² प्लस L², क्योंकि यहाँ पे क्या है, देखिए ये दोनों समान दिशा के अंदर है, तो ये दोनों सेम होंगे। ये समीकरण नंबर 2। अब इससे देखिए आप समीकरण 1 व 2 से क्या पता चला, E1 बराबर अपने को मिलेगा E2 मिलेगा, ठीक है, दोनों बराबर है। तो अपने क्या देखा कि ये दोनों अलग अलग घटक है, तो अपन क्या लिखेंगे, E1 व E2 को घटकों के रूप में विभाजित करने पर जो E1 sin थीटा व E2 जो कि ऊर्ध्वाधर घटक होगा, इस तरह से लिख देता हूं, ऊर्ध्वाधर घटक E1 sin थीटा व E2 sin थीटा क्या है, परिमाण में समान किंतु दिशा में विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस प्रकार जो परिणामी विद्युत क्षेत्र क्षैतिज घटकों के योग के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे योग के रूप में प्राप्त होता है। अब क्या होगा, कितना होगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्षैतिज घटक ये है ना, दोनों E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इसमें ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो परिणामी को यहाँ मिलेगा।
तो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, वो मिलेगा E बराबर, इसका घटक कौन सा है, E1 cos थीटा। तो यहां पे लिख दिया E1 cos थीटा, और दूसरा कौन सा दे रखा है, E2 cos थीटा। तो यहां पे E1 बराबर E2 है ना, यहां से दो समीकरण से, तो इससे क्या पता चला, ये हो गया 2E1 cos थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है 2, और ये हो जाएगा KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो गया cos थीटा। अब रही बात cos थीटा कैसे वैल्यू निकालेंगे, ये देखिए ये थीटा है, ये अपने पास O है, ये थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब, और 90 के सामने वाला क्या होता है कर्ण। तो यहाँ पे cos की वैल्यू थी, cos बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार कितना है L और कर्ण कितना है R स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिभुज AOP में देखोगे तो cos थीटा बराबर आधार कितना दे रखा है आपको L, और कर्ण कितना दे रखा है, ये रहा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू मिल गई अपने को, तो E बराबर 2KQ बटा में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू है अपने पास L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सिंपल। तो इसको मैंने ये लिख दिया 2KQ अपॉन, और ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर, ये 1 है, ये आधी, तो ये हो जाएगी 3/2। यहाँ पे हो गया L। वही कहानी यदि ऐसा हो जाए R की वैल्यू ग्रेटर देन हो, किससे हो, L से हो, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर की। तो रख देते हैं अपन E बराबर 2KQ L अपॉन, ये हो जाएगा R स्क्वायर, इसकी पावर है 3/2, तो ये कट जाएगा। तो क्या मिला अपने को, 2KQ L अपॉन में R की पावर 3 मिल गई। तो E बराबर के अंदर क्या, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं KQ इंटू 2L बटा के अंदर R क्यूब। तो आपको पता है जिधर अगुण कितना होता है, Q इंटू 2L होता है, तो मैं इसकी जगह ये रख सकता हूं। तो यहां पे मेरे को कितना मिलेगा, E बराबर के अंदर KP अपॉन में R क्यूब मिला। और ये किसके कारण मिला है, ये निरक्षीय के कारण मिला है, ये निरक्षीय के कारण मिला है। तो अपने पास XC कितना था, यहाँ पे 2KP बटा R क्यूब था, जबकि इसमें कितना है, यहाँ पे कितना है KP बटा R क्यूब। तो ज्यादा किसका होगा, XC का होगा। तो अपन कह सकते हैं जो EXC होता है ना, वो बराबर कितना होता है, 2E निरक्षीय होता है, ये चीज। तो यहां पे भी देखिए आप क्या आ रहा है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, यहाँ पे 2, क्योंकि इस निरीक्षण में खाली KP बटा R क्यूब है, XC में कितना था, 2KP बटा R क्यूब है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, आपके पास विद्युत क्षेत्र होगा वो हर जगह समान होता है। इसको दिखाने के लिए तरीका क्या होता है, यहाँ पे अपन समांतर रेखाएं खींचते हैं, ठीक है, ऐसे समांतर रेखाएं खींचते हैं। ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, और जिसको नाम दे दिया अपन ने E वेक्टर। अब इसके अंदर विद्युत द्विध्रुव स्थित है, विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आपके पास एक तो क्या है, माइनस का Q है, और एक क्या आपके पास प्लस का Q है, 2 है, और यहाँ पे इस प्रकार से स्थित है, ये आपके पास A और ये आपके पास B, और इनकी जो बीच की दूरी है वो कितने लिया अपने पास, 2L। अब इसने बोले कि विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण कितना होगा। बल आघूर्ण का मतलब ये हो गया, आपने पढ़ा होगा, बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी होती है उसको बल आघूर्ण कहते हैं, टॉस से दिखाते हैं। अपने को वही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस प्लस Q के कारण देखेंगे कितना होगा। एक चीज बताई थी मैंने विद्युत क्षेत्र के अंदर कि भाई प्लस Q पर जो बल लगेगा ना इस विद्युत क्षेत्र के अंदर, वो कितना लगेगा, F, इसके अनुदिश लगेगा विद्युत क्षेत्र। तो F इक्वल्स टू क्या होता है, QE हो जाएगा यहाँ पे, और जबकि माइनस पर लगेगा ना तो वो क्या लगेगा, विपरीत दिशा के अंदर लगेगा, F वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का कितना लगेगा, QE लगेगा, ठीक है, इस प्रकार से।
अब देखिए आपके पास इस तरह से पेन पड़ा है और अगर मैं इसको इधर धकेलता हूँ, इसको इधर धकेलता हूँ, तो दोनों को धकेलोगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर खींचता हूँ और ये ऊपर वाले कॉर्नर को इधर खींचता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो रहा है ना, इस तरह से रोटेट होगा, मतलब घूमेगा। तो घूमेगा तो वो कितना घूमेगा। अब इसमें जो बल लग रहा है वो एक तो ये बल लग रहा है, एक ये बल लग रहा है, ठीक है। अब लंबवत दूरी चाहिए, तो लंबवत दूरी कौन सी होती है, बलों की जो क्रिया रेखा, एक की क्रिया रेखा इधर है और दूसरी की इधर है, इस तरह से, तो लंबवत दूरी तो यही होगी ना। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए बी और यहाँ पे पॉइंट दे दिया सी दे दिया, ठीक है, ए बी सी। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे अगर थीटा है, थीटा ये 90 डिग्री है, जिसके सामने वाला क्या हो गया, टर्न हो गया। यहाँ पे मेरे को चाहिए ये वाला बी सी चाहिए, तो बी सी चाहिए तो हमेशा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, बल गुणा बलों के मध्य लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। अब देखिए इसको लिखते हैं टो से बल कितना है एफ, लंबवत दूरी कितनी दे रखी है आपको, ये वाली लंबवत दूरी, ये कितनी दे रखी है आपको, BC। अगर एफ की बात करते हैं तो एफ कितना होता है, ये होता है QE होता है, ठीक है। अगर मैं BC की बात करता हूं तो यहाँ पे कैसे निकालूंगा मैं, ये देखिए इसके सामने वाला ये है ना BC, तो ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। लंब और कर्ण के बीच में कौन सा होता है, साइन थीटा होता है। साइन थीटा बराबर BC बटा कितना, AB, ये हो गया, ठीक है। अगर मैं BC की बात करता हूं तो ये हो जाएगा AB साइन थीटा या फिर कितना हो जाएगा 2L साइन थीटा हो जाएगा। तो मैं रखता हूं तो बल आघूर्ण को बराबर कितना, F का मान QE और ये हो जाएगा 2L साइन थीटा हो गया, ठीक है। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं क्या, E इंटू Q इंटू 2L और यहां पे लिख दिया मैंने साइन थीटा। अच्छा एक बात बताइए, बल आघूर्ण ये होता है ना, इसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L, तो मैं इसकी जगह लिख दिया तो टो बराबर में E P और ये हो जाएगा साइन थीटा या फिर लिख दूंगा मैं PE साइन थीटा, जो कि बोलने में आसानी होगी। तो ये सदिश राशि होती है, PE साइन थीटा आ गया। अब ये सदिश राशि होती है तो साइन थीटा भी आ रहा है, साइन थीटा कौन से में आता है, हमेशा सदिश गुणनफल में होता है। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो लिखूंगा मैं E क्रॉस P वेक्टर, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि अपने पास तो बराबर कितना है, PE साइन थीटा है, तो इसके अंदर मैं लेता हूं केस फर्स्ट, यदि थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, कितनी हो जाए 0 डिग्री, तो यहां पे क्या होगा, टो इक्वल्स टू PE साइन 0 होता है। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। टो की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी। इसको बोलते हैं स्थायी साम्यावस्था। साम्यावस्था, स्थायी साम्यावस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा ही रहेगा, यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू इस तरह से पड़ा है तो ये ऐसा ही रहेगा, ये रोटेट नहीं होगा। तो इसमें टो का मान कितना हो गया, 0। केस नंबर 2 ये है कि यदि थीटा का मान कितना कर दिया जाए, 90 डिग्री कर दिया जाए, तो टो का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PE साइन 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 का मान 1 होता है, तो ये अपने पास कितना मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, तो ये अधिकतम होगा। केस नंबर 3, केस नंबर 3 ये है, यदि थीटा का मान कितना हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो टो का मान कितना हो जाएगा, वापिस कितना हो जाएगा, 180 0 होता है, तो यहाँ पे टो का मान 0 हो गया। 0 हो गया उस कंडीशन, इसको बोलते हैं अस्थायी साम्यावस्था बोलते हैं, अस्थायी साम्यावस्था। अब अस्थायी साम्यावस्था क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस क्यू माइनस क्यू है, अगर इस तरह से होता है तो 0 डिग्री, अगर ऐसा होता है तो 180 डिग्री हो गया। यहाँ पे प्लस क्यू वाला उधर जाएगा, माइनस क्यू वाला इसको इधर लेके आएगा, तो ये एक बात ठीक है, इसके पैरेलल में है, लेकिन जैसे इसको इधर खींच के ले आएगा तो ये क्या होता है, अस्थायी साम्यावस्था है, ठीक है। देखिए अपने पास इक्वेशन है, 2 बिंदु आवेश, एक तो देगा 5 माइक्रोकूलम, एक -5 माइक्रोकूलम, परस्पर 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु से 0.30 मीटर की दूरी पर अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। अब देखिए क्या चीज है, ये एक तो +5 माइक्रोकूलम और एक -5 माइक्रोकूलम, परिमाण दोनों का समान विपरीत प्रकृति के, तो विद्युत द्विध्रुव होगा। तो
तो यहां पे पूछा एक्स स्थिति पर पहली बात तो क्या है, एक्सीय स्थिति पर क्या होता है, ई एक्सीय। फॉर्मूला लिखो, क्या क्या चीज चाहिए वो देखते हैं। फॉर्मूला लिखा तो 2kp/r³ होता है, सिंपल r³, ठीक है। अब अपने को क्या क्या चाहिए, p चाहिए, r चाहिए। r क्या होती है, मध्य बिंदु से दूरी होती है। तो कहानी ये है कि मध्य बिंदु से दूरी कितनी दे रही थी इसने, 0.30 मीटर दे रही है। अपना काम हो गया 0.30 मीटर। और क्या किया, अब अपने को p चाहिए, तो p बराबर क्या होता है, q इंटू 2l होता है। तो अब q इंटू 2l होता है, तो q का मान आवेश कितना दे रखा है, तो इसमें आवेश दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। तो q का मान कितना होगा, 5 माइक्रोकूलम, या फिर 5 × 10⁻⁶ कूलम हो गया। अब क्या चाहिए, 2l, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। तो यहाँ पे 2l की बात करते हैं, तो यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 × 10⁻² कर देते हैं। ये आ गया इसके अंदर, मीटर के अंदर। तो p का मान कितना आएगा, q का मान है 5 × 10⁻⁶। ये 2l का है कि l का मान, ध्यान रखना है 2l दोनों के बीच की दूरी होती है। तो ये हो गया 1 × 10⁻²। तो कितना हो गया, 5 × 10⁻⁸। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब क्या सब कुछ मिल गया ना अपने पास, k पता है, p अपने को मिल गया, r की वैल्यू दी हुई है। तो जो ई एक्सीय आएगा वो कितना आएगा, ई एक्सीय बराबर 2, k का मान 9 × 10⁻9, p का मान कितना दिया हुआ है, 5 × 10⁻⁸। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁸ अपॉन r का मान कितना, 0.30 मीटर। तो ये हो गया 0.30 का होल क्यूब। समझ में आ गई बात। अब देखिए इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये है 10 और यहाँ 5 तो 10 हो जाएगा, 9 को 9 ही रहने दो, ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 8 है, तो 1 बचेगा और यहाँ से 10 हो जाएगा, तो ये 100 हो गया। अपॉन इसको लिखता हूं मैं 0.30, 0.30 और 0.30, 3 बार लिख दिया। तो तीनों को हटा के यहां पे लिख देता हूं मैं, इसके 2 आ जाएंगे, इसके भी 2, इसके भी कितने हो जाएंगे, 2। तो ये तो 1 तो कट जाएगा यहां से, 1 3 है, 2 3, ये कट गया। अब देखिए क्या बच रहा है, 9 गुना, यहां पे हो गया 100 गुना 10 बटा, ये हो जाएगा 3 या 9 गुना 3 होगा। तो ये तो गया कट। अब इसका डिवाइड करना अपने को, या 10 में कर दो, 10 में करोगे 3 का भाग तो 3 आ जाएगा, बच गया 1, तो फिर आ गया 3 गुना कितना है, 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये क्या मिला अपने को, ई एक्सीय मिला। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। ये आपने पास किसका आ गया, एक्सीय स्थिति का आ गया। अब क्या चाहिए, दूसरा क्या बोला है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। अब देखिए निरक्षीय स्थिति, ठीक है, दूसरा है निरक्षीय स्थिति पर। अब निरक्षीय स्थिति पर चेक करने के लिए क्या करते हैं, देखिए तो आपने ऐसा पढ़ा है, ई एक्सीय बराबर 2 गुना ई निरक्षीय, दुगना होता है ना। तो मैं अगर ई निरक्षीय की बात करता हूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ ई एक्सीय हो जाएगा। अब ई एक्सीय का मान कितना दे देता है, 1/2, ये 3.33 गुणा 10 की पावर 4। तो यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा, 1 बार जाएगा, फिर ये 6 बार, फिर यहाँ पे कितना 1 बार बच गया, तो फिर ये 6 बच जाएगा। 1.66 गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये चैप्टर कंप्लीट हो गया फर्स्ट। और अब इसमें क्या होगा, जितने भी न्यूमेरिकल या फिर वो जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको घर पे करने हैं, जरूर करने हैं। और आप वो उसके कमेंट में जाके बोलिएगा आंसर क्या है, ठीक है।